ख़वातीन व हज़रात आदाब, आप हल्ला बोल देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुगल हूँ, साथ सोहेल काज़मी, सैयद जुनैद हाशमी, एडवोकेट गुफ्तार चौधरी, 3 अहम मेहमान मेरे साथ हैं। एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया है। 7वें फेज की पोलिंग और आखिरी फेज की पोलिंग आज मुकम्मल हुई और अब एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं और एग्जिट पोल के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, पहले हिंदुस्तान भर की कुछ बातें और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर पर आएंगे। सोहेल साहब, क्या लगता है आपको, ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं 350 से नीचे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नहीं बता रहा, क्या लगता है आपको ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट होगा? देखिए, जो सबका एग्जिट पोल मैं देख रहा हूँ तकरीबन 300 से ऊपर ही है सारा, और सारे जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं वो सारे क्रेडिबल सोर्सेज हैं, क्रेडिबल न्यूज चैनल्स हैं, क्रेडिबल सोर्सेज के हिसाब से आ रहे हैं। तो ठीक है, हिंदुस्तान में एक मजबूत सरकार आनी चाहिए। अगर सरकार आनी बीजेपी की है और फिर वो हंग आए तो बड़ी मुश्किलातें हो जाती हैं। तो अगर उस तरह से रुझान है, मैं 350, 340, 300 में कहता हूँ कि मजबूत सरकार का मतलब है 303 इनके पहले भी आए थे पिछली बार, और उसमें अलाइज वगैरह मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सरकार भारत में आई थी। तो अच्छी बात है, अल्लाह करे कि जो भी सरकार आए एक मजबूत सरकार आए, और पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं, जो बिल्स पास हुए, जो रुके हुए अटके हुए चीजें थी वो पास हो गई, और नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ इज ए ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं पूरे इंडिया के, और पूरे काम करने का जो तरीकाकार है वो आपके सामने है। ही इज वर्किंग राउंड द क्लॉक टू बिल्ड न्यू इंडिया, और न्यू इंडिया बना भी है। ऐसा नहीं है कि अगर राम लल्ला का मंदिर बना है तो बाबरी मस्जिद का काम भी शुरू हुआ है। अब बीजेपी के लोगों को उसको कैश करना आता है नहीं आता, कितना कैश करते वो अलग चीज है, बट ये है कि कोई भी सरकार आए, अगर मजबूत सरकार आए तो भारत के लिए उसको उसको उसका फायदा होता है। जी, जुनैद भाई, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जुनैद भाई, ये बताइएगा कि मजबूत सरकार का फायदा होता है, बम्पर मेजॉरिटी का फायदा होता है सरकार को, या सरकार में अगर और जमातें 20 शामिल हों तो सरकार की मनमानी उतनी नहीं चल पाती है? जुनैद भाई, देखिए, जहां तक हिज़्ब इख्तिलाफ का ताल्लुक है, हिज़्ब इख्तिलाफ तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ होगा तो जो जो भी जमात हुकूमत में होगी उस हुकूमत वाली जमात के ऊपर चेक जबरदस्त होगा। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, अलग अलग एग्जिट पोल्स अलग अलग तरह के नतीजे सामने ला रहे हैं, लेकिन लगभग तमाम एग्जिट पोल्स एक बात में यूनानिमस है कि 300 साढ़े 300 के करीब करीब एनडीए का फिगर होगा। मगर इसके बीच में अगर आप दैनिक भास्कर का एक एग्जिट पोल देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल है, वो एनडीए को 281 से लेकर 350 सीटें दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और वो बीजेपी को 248 से लेकर 298 सीटें दे रहे हैं। ये देखिए, जितनी भी एजेंसियां एग्जिट पोल कर रही हैं, इनके एजाद शुमार कर्नाटका के मामले में बिल्कुल गलत साबित हुए। इन्होंने हिमाचल का एग्जिट पोल बिल्कुल गलत किया, इन्होंने गुजरात का एग्जिट पोल बिल्कुल गलत किया, इन्होंने और कई स्टेटों के एग्जिट पोल बिल्कुल गलत किए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 10 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया और 9 ने एक चीज कही और एक ने कोई एक अलग बात कही। दैनिक भास्कर ग्रुप का एग्जिट पोल ये कहता है कि बीजेपी की अपनी 248 सीटें आ रही हैं और इंडिया ब्लॉक की 145 से लेकर 200 सीटें आ रही हैं। ये एक एग्जिट पोल बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बाकी तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल, और इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि सीएसडीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो एग्जिट पोल कराती है पूरे देश भर में, और सीएसडीएस के एग्जिट पोल्स जो है वो हमेशा ग्राउंड बेस्ड रिपोर्टिंग के ऊपर मबनी होते हैं। वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी 280 के करीब करीब लाएगी, लेकिन इससे ज्यादा सीटें लाने वाली नहीं है। अब मामला यूं है कि 80 के करीब करीब लाए या 280 से कम लाए, हकीकत यह कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे दोबारा से अगले 5 साल के लिए। इसका फायदा मुल्क को जरूर होगा, क्योंकि अगर मुल्क में एक अक्सरियत वाली सरकार आती है, उस अक्सरियत की सरकार का जो असर है वो पूरी दुनिया भर में देखने को मिलता है। आप कोई अहम बिल पास करना चाहते हैं तो आपको किसी जमात के पास जाकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और मुल्क की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और डिफेंस स्टेबिलिटी, इन तीनों स्टेबिलिटीज के लिए एक ताकतवर जमात का एक ताकतवर मैंडेट के साथ आना जरूरी है, चाहे वो जमात कांग्रेस हो, चाहे वो जमात बीजेपी हो। मैं तो ये यहां तक मानता हूं कि इस मुल्क में वक्त आ चुका है, ये मुल्क 2 पार्टी सिस्टम की तरफ जाए। किसी रीजनल पार्टी के लिए कोई स्पेस अब इस मुल्क में बाकी नहीं है। उसकी वजह यह है कि रीजनल पार्टियां जो हैं वो तमाम की तमाम रीजनल पार्टियां खानदानों से चलती हैं, खानदान उन्हें चलाते हैं,
खानवादे उन्हें चलाते हैं और हम उन्हीं खानवादों के परवरदा बनकर रह जाते हैं। और जैसे उन खानदानों को लगता है वैसे वो खानदान इन हुकूमतों को चलाते हैं। तो ये मेरा अपना बिल्कुल इनिशियल एनालिसिस है कि मुझे भी लगता है कि बीजेपी एक मैसिव मैंडेट के साथ हुकूमत बनाने जा रही है और एक मजबूत हुकूमत जो है वो दोबारा से बरसर इक़्तिदार आने जा रही है। गुफ्तार साहब, आप को हम अक्सर देखते हैं और आप बड़ी जोरदार आवाज हैं हमारी। गुफ्तार साहब, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जितने भी एग्जिट पोल हैं 350 से ज्यादातर 350 से ऊपर ही दे रहे हैं, क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल सही साबित होंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे सोहेल काज़मी साहब ने फरमाया कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ लोग उनके साथ जुड़े हैं? डॉक्टर साहब, जैसे एग्जिट पोल की आप बात कर रहे हैं कि 350 जो है वो पार बताया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री का ये नारा था कि इस बार हम 400 पार जो है वो करेंगे। मैं समझता हूं कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर केरल कन्याकुमारी तक बने थे, मैं इस एग्जिट पोल के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर इस बार, जैसे जुनैद साहब ने अभी कहा कि बहुत सारे जो ऑथेंटिक कुछ एजेंसीज हैं उन्होंने बताया कि 250 मैक्स अगर बीजेपी जाएगी तो 250 तक जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि अगर इस बार भी 2024 के इलेक्शन में भी बीजेपी 300 अपने लेवल पर लाती है और उसके बाद जो इनके एनडीए के पार्टनर हैं वो भी 10-20 लाते हैं, तो ये लोग कुल मिला के, जैसे एग्जिट पोल आप बता रहे हैं कि 350 के पार क्लोज जो है वो एनडीए आ जाते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो बदली जा रही हैं। मैं अभी कांग्रेस के एक वो जो इंचार्ज हैं जयराम रमेश, मैं उनका अभी एक ट्वीट पढ़ रहा था। उस ट्वीट में वो बड़े साफ तौर पर कह रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब जो है वो डीएम को कॉल कर रहे हैं और 100 से ज्यादा पता नहीं डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जो है वो कॉल किए जा रहे हैं इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, ईवीएम्स को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक बड़ा ट्वीट किया है उन्होंने। ये जो ईवीएम वाला मसला है ना गुफ्तार भाई, ये ईवीएम वाला मसला जहां बीजेपी जहां कांग्रेस जीतती है वहां नहीं उठता है, जहां हारती है। नहीं, मैं वो ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर देखें, हालात आपको भी पता है, जुनैद साहब को भी पता है और सोहेल साहब को भी पता है कि इस वक्त बीजेपी की उतनी बेहतर पोजीशन नहीं है जितनी ठीक है। मैं भी वो गवर्नमेंट बनाएंगे, एनडीए पूरा मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बनाएगा, उस पर मैं भी अपनी राय रखता हूं कि ठीक है हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन इतने भी उनके अच्छे हालात इस वक्त नहीं है कि वो 350 जो है वो पार कर जाएंगे। तो अगर वो, तो दैट मींस दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। ये मेरी एक पर्सनल सोहेल साहब जो राय है। सोहेल साहब, जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं। सोहेल साहब, ये बताइएगा कि जम्मू की जो 2 सीटें हैं उनमें बड़ा कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, वो कठुआ की सीट हो या जम्मू की सीट हो, तो इन दोनों सीटों के हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ सर्वे ऐसे हैं तो बता रहे हैं कि कठुआ में हो सकता है लाल सिंह जीते और जम्मू में बीजेपी जीते। जम्मू के हवाले से देखिए सर, आप ठीक कहते हैं, फाइट तो है कठुआ वाली सीट पे, लेकिन इतनी फाइट नहीं है। 50-50 पे या 49-51 पे है। अब देखिए कौन जीतता है, ये तो जब खुलेगा रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जुगल किशोर जी तो ऑलमोस्ट जीते हुए, तो वहां का कश्मीर का जो है वो 3 सीटें हैं, मुझे लगता है 3 शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस रिटेन कर लेगी। और जो लद्दाख और करगिल की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है वो शायद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है हनीफा जान जी वो शायद ले जाएंगे। वो वहां का अपना ही एक तबीयत है करगिल और लद्दाख की। तो कुल मिला के ये समीकरण बन रहा है जम्मू कश्मीर में। जी, जुनैद भाई ये बताइएगा कि ये जो 5 हमारी सीटें हैं इन पर क्या होने वाला है? एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि 3 कश्मीर की सीटों पे, एक एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 1 सीट पीडीपी भी जीत रही है कश्मीर से, और कुछ एग्जिट पोल 3 के 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे रहे हैं, 2 में एक कांग्रेस और एक बीजेपी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां तक मेरी अपनी राय है, जो मैं लोगों से मैंने बात की है, तो मेरा तो साफ तौर पे ये मानना है कि तीनों सीटें जो अनंतनाग है, श्रीनगर है, बारामूला, इन तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीतनी चाहिए। कुछ वोट कम, कुछ वोट ज्यादा, इस तरह का कुछ होगा। लेकिन बारामूला की सीट पर मिसकैलकुलेशन हुई, क्या हुआ, इंजीनियर रशीद का के आने का नुकसान जो है सज्जाद जलील उनको हुआ है।
अगर इंजीनियर रशीद मैदान में नहीं होते तो शायद मुकाबला सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला के बीच में होता और उसमें सज्जाद गनी लोन भी कामयाब हो सकते थे। आगा सईद रूहुल्लाह का मुकाबला वहीद के साथ जरूर है, लेकिन वहीद के पास पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था और पार्टी इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन यह है कि वहीद के पास भी अच्छा खासा वोट होगा और अशरफ मीर ने भी वहां पर वोट लिया होगा। जहां तक अनंतनाग राजौरी पुंछ का है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर पीडीपी भी जीत सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जीत सकती है। लेकिन जमरूद साहब जो माहौल देखा, जो मिजाज देखा लोगों का, उससे साफ तौर पर ये पता चलता है कि मियां अल्ताफ जो है वो उनको एज है इस सीट के ऊपर। और मेरा अपना ये मानना है कि वो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ इस इलेक्शन को जीतने चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम अपने आप को मुगालते में डालें कि जी लोगों ने जाकर वोट डाल दिया, ऐसा कतई नहीं होता। आपका पार्टी स्ट्रक्चर होता है, आप अलग अलग बूथों पे आपके वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर वहां पर काम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है, उस कैडर ने इस बार काम किया। उस कैडर को सबसे बड़ी ताकत जो है इस इलाके में मिली कांग्रेस से। आप जानते हैं कांग्रेस का भी अच्छा खासा कैडर राजौरी पुंछ में है। तो जब इन दोनों कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ा सिनर्जी के साथ यहाँ पर काम किया और बीजेपी की यह गलती कि उन्होंने आखिरी मौके तक अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा नहीं और उन्होंने आखिरी मौके पर कहा जी अब हमने बल्ले को वोट देना है। बड़ी कोशिश बीजेपी ने शद्दोमत के साथ की कि लोग वोट डालें बल्ले को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस हद तक वो उसमें कामयाब हुए। तभी तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो दिखा रहे हैं कि इस सीट पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होती नजर आ रही है। पर जमरूद साहब यहाँ ये बात ख्याल करिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फायदा नहीं हो रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तीनों सीटें रिटेन कर रही है और एक एडिशनल सीट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रही है वो उनको लद्दाख से मिल रही है। अब आपने एक सवाल पूछा था गुफ्तार से। गुफ्तार ने उस सवाल का जवाब दिया। मैं आपको बताऊं कि जहां तक इन वोटिंग ईवीएम्स का ताल्लुक है, आपको अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हराना है तो आपको 5 साल लगातार सियासत करनी है, आपको 5 साल लगातार जमीन पर काम करना है। जनाब हालात ये हैं, आयुष्मान भारत के कार्ड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बांट रहे थे और कांग्रेस के लोगों के सामने ये चीजें हो रही थी और वो सोए हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की भी मैं बात करूंगा। राजौरी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप एक्टिवेट हुई है 3 महीना पहले और मेहरबानी है लोगों की कि लोगों ने उस हिंदू मुसलमान के मसले पर मोदी को रोकने और मोदी को रोकने के चक्कर में और बड़े सारे चक्रों में लोगों ने वोट डाल दिया। भाई अगर आप 5 साल सियासत, प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी आप 5 साल उनको सियासत करते देखते हैं, चाहे ईडी की रेड हो, चाहे सीबीआई का मामला हो, छोटा मामला हो बड़ा मामला हो, अपनी सियासत में बिजी है। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी 80 इंटरव्यू करते, 80 इंटरव्यूज टेलीविजन चैनलों को वो देते हैं। और आप आज सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जनाब हमारे ट्रेंड्स देखिए, आप यूट्यूब पर हम वायरल है, इंस्टाग्राम पर हम वायरल है, फेसबुक पर हम वायरल हैं। जमरूद साहब मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में 41 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर हैं, लगभग 2 करोड़ 74 लाख लोग ट्विटर के ऊपर हैं और 47 करोड़ के करीब लोग यूट्यूब देखते हैं जी। अब इन 47 करोड़ में से वोटर कितना देख रहा है? जमरूद साहब आप अपने इर्द गिर्द में देखिएगा, जो मजदूर काम करने वाला है, जो कामकाजी लोग हैं, वो कितना क्या कुछ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कह रहे हैं कि जी हम फेसबुक से इलेक्शन जीतेंगे, फिर शाह फैसल जीत गए होते, उनकी हुकूमत बन गई होती जम्मू कश्मीर में। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर खलीफा बन सकते हैं आप इस खलीफे वाले दौर से बाहर आइए, आप जमीन पर लोगों के पास जाइए। आप जमीन पर जब काम करेंगे तो 5 साल के बाद आपको नतीजे अपने हक में नजर आएंगे। एक ट्रेंड चलता है ट्विटर के ऊपर, रातों की नींद हराम हो जाती है इन सियासी जमातों की। उसके मुकाबले में आप मोदी के खिलाफ ट्रेंड चलाइए, आप मोदी के खिलाफ वीडियो चलाइए, आप उसको कुछ भी बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने जितने इंटरव्यू दिए, उन इंटरव्यूज में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी बातें ऐसी कही जिसको लेकर लोगों ने कहा यार ये तो सच ही नहीं है, ये बोल क्या रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। अब पीछे प्राइम मिनिस्टर उनका एक वो बयान है बड़ा मशहूर हुआ, एक दिन उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने जमकर मुसलमानों की मुखालफत की। अगले दिन उन्होंने कहा जनाब ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैंने तो मुसलमानों के बारे में कहा ही नहीं था। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि वो एक मंजा हुआ सियासतदान है। वो जानता है कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मेरा फैसला नहीं करेंगे, मेरा फैसला वोटर करेगा जमीन पर। मेरा आप भी देखें, आप अभी कभी देखा करें फेसबुक में, यूट्यूब, ट्विटर, सब जगह पर जो आप वीडियो डालते हैं ना, उसको लोग 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट या 2.5 मिनट या 3 मिनट तक देखते हैं।
कोई बुजुर्ग होगा जो उसको पूरा 2 घंटा बैठ के देखेगा, कोई शौकीन आदमी होगा जो उसको 1 घंटा पूरा देखेगा। मैं गुफ्तार से भी गुजारिश करूंगा, इनका भी फेसबुक पेज काफी एक्टिव है, आप मैट्रिक्स में जाइए, मैट्रिक्स में जाकर आप देखिए आपकी तकरीर को लोग कितनी देर सुनते हैं। वो कुछ 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के तो पैसे मिलते हैं आपको। ठीक, अगर आपकी वीडियो को लोग पूरा पूरा सुनना शुरू कर दें तो जनाब आप इतना रेवेन्यू बनाएंगे कि आपको दूसरा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल। यहाँ पर आपको सुनने की क्षमता सोशल मीडिया के लोगों की 3 मिनट के ऊपर की नहीं है। आप कहते हैं जी उससे मुल्क की तस्वीर बदल गई है। तो मेरा ये मानना है कांग्रेस मुगालते से बाहर आए, हिंदू वोटर किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, मुसलमानों को आप इंप्रेस नहीं कर पा रहे, दलित आप कह रहे हो हमारे पास आए हैं, नहीं आ रहे हैं। आप जमीन पर उतरिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब आपको फॉलो करेंगे। बदकिस्मती ये है आपको ये नहीं फॉलो कर रहे, आप इनको फॉलो कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर ट्रेंड होता है, आप उस पर वीडियो बना देते हैं। फेसबुक के ऊपर कुछ ट्रेंड हुआ, आप उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जब तक आप जमीन पर दौड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ बदल नहीं पाएंगे। यही वजह है जमरूद साहब, आप गुफ्तार चौधरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी कैंडिडेट आपने नहीं देखा राजौरी पुंछ से, जबकि गुफ्तार की अच्छी खासी फॉलोइंग फेसबुक के ऊपर है। लाया किसको आपने? मियां अल्ताफ को। मियां साहब फेसबुक चलाते भी नहीं, वो उनका बेटा है, क्या कहते हैं, मियां महर अली, जो उनकी फेसबुक वो तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाते, वो व्हाट्सएप भी नहीं चलाते। वो लीडर है आपके, आप तो आगे और बढ़िए। जो उनके मध्य मुकाबिल बाकी लीडरान थे, आप जफर मनाज का फेसबुक देखिए, आप इंजीनियर रशीद का फेसबुक देखिए, आप उमर अब्दुल्ला एस्टैब्लिश्ड लीडर हैं, इसलिए लोग उनको फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, सज्जाद गनी लोन को आप देख लें, वो कितना एक्टिव है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है, इस्तदा है कि डू नॉट गो बाय व्हाट सोशल मीडिया इज टेलिंग यू। अगर गुफ्तार जमीन पर है तो गुफ्तार 3 साल के बाद, 4 साल के बाद एमएलए भी होगा, एमपी भी होगा। लेकिन अगर गुफ्तार को शाह फैसल की तरह लग रहा है कि सब फेसबुक करेगा और जमीन पर जब हम जाएंगे तो वहां संदूकड़ियां बदली जाएंगी, तो वैसा नहीं होता। अगर वैसा होता तो हमारा भाई सुहेल आज डीडीसी नहीं होता, शाहनवाज आज डीडीसी नहीं होता, इतने सारे नौजवान लड़के जो जीते हैं वो कैसे जीते हैं। जी बिल्कुल। गुफ्तार साहब, राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं, जुनैद भाई ने बहुत एक अहम बात कही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि 3 महीने नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्टिव हुई। मैं इसको इस तरह देखता हूं कि अगर मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी भी एक्टिव होती कुछ कर नहीं पाती यहाँ पे। गुफ्तार साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से जो है वो मुत्फिक हूँ। और मियां साहब की ये एक ज़ाती शख्सियत थी कि आपने भी देखा और हमने भी देखा, जो इतनी भीड़ इकट्ठा होगी उसके बाद हमने ऐसा भी देखा जब इस रियासत के दिग्गज नेता और सबसे बड़े नेता जो है डॉक्टर फारूक साहब जब तकरीर करने आते थे तो उस वक्त लोग जो है वो वहां से जाना शुरू कर देते थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट जीत रही है तो मैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सीट नहीं डालूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ जाती तौर पर मियां अल्ताफ साहब की सीट है, तो इस पे मैं यही कहूंगा। इस बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस का या यहाँ पर क्या है वो जब आप असेंबली इलेक्शन देखेंगे तब सबको पता चल जाएगा। सोहेल साहब, असेंबली इलेक्शन की बात आई, अगर असेंबली इलेक्शन हो जाते हैं 2 महीने में, 3 महीने में, तो ये जो इस वक्त समीकरण बना हुआ है हमारा, इसका कितना असर होगा उसके ऊपर? और ये जो अलायंस बने हुए हैं, जैसे अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अलायंस आपको दिखेगा उस वक्त? देखिए, जो ये रिजल्ट आएंगे 4 तारीख को, ये एक नया ट्रेंड सेट करेंगे, एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में भी और पूरे भारत की डिफरेंट स्टेट्स में भी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जिस ढंग से वो चल रहे हैं, अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वहां सपोर्ट कर रहे हैं जो कभी जीत नहीं सकते थे कैंडिडेट्स, अपने वजूद और अपनी एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। कश्मीर में वो अछूत पार्टी थी, फिर भी उन्होंने वोट शेयर अपना इंप्रूव कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के हर डिस्ट्रिक्ट में कश्मीर में दफ्तर खुलना शुरू हो गए, हर तहसील में दफ्तर खुलना शुरू हो गए, लोग खुल के कमल के फूल का झंडा लेके बाहर निकलते हैं। तो इतनी, और सबसे बड़ी बात है 60% टर्नओवर, और जो है वो कश्मीर जहां लोग वोट डालने को डरते थे वहां 20-20 कैंडिडेट्स खड़े हो गए। तो बीजेपी लेड सरकार के जो एक इनिशिएटिव था वो कारगर साबित हुआ। उनकी विन विन सिचुएशन है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बन गया। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए?
आपको मजा है घूमने में? जी, आप कैसे देखते हैं मजा है कश्मीर में तो घर में मजा किया 60% पोलिंग हुई, कश्मीर यहाँ पर जहाँ लोग घरों दोबारा से आप बाहर घूमने नहीं यहाँ निकलते हैं, तो इसको आप नहीं देखते आगे। हैं भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के साथ जोड़ के देखते हैं जुनैद भाई? ये सब अचीवमेंट जो मूर्ख साहब भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार की है। असेंबली इलेक्शन में बहुत सी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और अगर चार कोई सब खासकर जो एग्जिट पोल आप कह रहे हैं वो अच्छे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ओवरऑल जम्मू कश्मीर में भी चेंज होंगी, और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये जो एक फिजा बदली है, इसमें भी लोग जो हैं, जो अछूत पार्टी बोलते थे किसी टाइम पे, आज जो एक्सेप्टेबल पार्टी थोड़ी थोड़ी होगी कश्मीर में भी, और जहां जहां भी वो उनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, उसका फायदा होगा। और ये जो जमाते इस्लामी के लोग, जो हुर्रियत के लोग, ये सब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो एक और बड़ी चेंज आप देखेंगे आने वाली असेंबली इलेक्शंस में, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सिर्फ एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क मैं देखता हूँ पिछले 30-35 साल के अपने कैरियर में, कि ये 2014 की इलेक्शन लड़ रहे थे, जीत गए, और 2019 का इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। नॉर्मल ये होता है कि आपने इलेक्शन जीती, आप सत्ता में आ गए, आप भूल जाते हैं कैडर शैडर सब कुछ, लेकिन इनका एक रोड मैप है कि 2019 की इलेक्शन हुई, 2024 की तैयारी जो है इनका कैडर काम कर रहा था। ये सबसे रिमार्केबल चीज है, क्योंकि आप जब आंकड़े बोलते हैं 300 से 400, ये तभी बोलते हैं जो कैडर आपका काम कर रहा होता है। और इस पार्टी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो 82 में फॉर्म हुई हिंदुस्तान में, और 3 बार वो और तीसरी बार ये, 6 बार सरकार बना, छठी बार सरकार बनाएगी, तो ये रिमार्केबल अचीवमेंट है इस पार्टी की कि कैडर बेस्ड पार्टी काम करती है, और उसका रिजल्ट फिर आपको इलेक्शंस में मिल जाता है। होना तो कांग्रेस में भी यही चाहिए था, लेकिन उनकी क्या मजबूरियां हैं। राहुल जी ने मेहनत की, भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसका भी फायदा मिला। जो एक एग्जिट पोल आपको बता रहा है कि 100 से प्लस होगा, तो ये सब वही मेहनतों का नतीजा है कि जो 42-43 पर रुक गई पार्टी, वो 100-150 के आगे वो जाएगी। तो ये सब उनकी भी कोशिश रही, लेकिन उस ढंग का कैडर नहीं है जिस ढंग का कैडर जो है भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम कर रहा है। जुनैद भाई ये बताइएगा, 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर है, जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर 370 के बाद दुनिया को दिखाना चाहती थी, 370 के बाद जो हालात बदले हैं, उन बदले हुए हालात में आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई है? वोटिंग परसेंटेज देख लें, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। जमाते इस्लामी इलेक्शन लड़ने को तैयार हो रही है, हुर्रियत भी नरम रवैया इख्तियार कर रही है। ये बीजेपी की कामयाबी है कश्मीर में जुनैद भाई? मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम, फॉरेन पॉलिसी, न्यूज ट्रैक, न्यूज वीक, उसके अलावा कई और इंटरनेशनल शुमारे हैं, उनमें मैंने कश्मीर के जो नामवर सहाफी हैं उनके मैंने तबसरे पढ़े, और बड़ा मजा आया तबसरे पढ़ के कि कुछ ने एक तबसरा लिखा है, वो भी मैंने पढ़ा, और उन्होंने पूरी कोशिश की ये बताने की कि जनाब ये गुस्से का वोट है, ये नाराजगी का वोट है, ये रेफरेंडम है। ये बता दिया वादी कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान को कि हमें आप काबिल कबूल नहीं है, हमें काबिल कबूल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमें काबिल कबूल पीडीपी है, हमें काबिल कबूल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, हमें काबिल कबूल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है। और उन्होंने उसके बाद कोट भी किया है लोगों को कि जब फलां जगह गए तो वहां एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी क्या खुशी, किस चीज की खुशी, हम तो वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमने अपना तशक्कुस बचाना है। फिर उन्होंने आगे लिखा है कि जी ये तशक्कुस की लड़ाई है, ये लड़ाई है कि मुस्लिम अक्सर की इलाका है, ये अकलियत में तब्दील ना हो जाए, उसको रोकने के लिए है ये। अब ये तमाम तबसरे पढ़ के मैं हैरान होता हूं कि इतने बड़े बड़े नामवर सहाफी जिनके पास इतना जहन, इतनी सूझबूझ, इतनी समझ न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखने की जगह जिनको मिल रही है, जो पलहालन में जिसे पत्थर बाजू की जन्नत कहा जाता था, अगर पलहालन में नौजवान बाहर निकलकर इंजीनियर रशीद को वोट डाल रहे हैं तो वो ईवीएम दबा के ही वोट डाल रहे हैं ना जी। बिल्कुल। अगर पट्टन में ईवीएम दब रही है, अगर टंगमर्ग में ईवीएम दब रही है, त्रेहगाम में ईवीएम दब रही है, सोपुर में ईवीएम दब रही है, अगर अनंतनाग में आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, आप कोई भी किस्सा कहें, आप कोई भी कहानी इसको कहें, पर हकीकत यह है कि अगर आप 5 अगस्त 2019 के बाद के इस पहले लोकसभा के इलेक्शन में घरों से बाहर ही नहीं निकलते, वोट डालते ही नहीं,
आप मुकम्मल तौर पर खुद बाइकआउट करते तो पूरी दुनिया में तहता मच जाता कि देखिए जनाब वादी कश्मीर के लोग नाराज है, वो खुश नहीं है। वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से, हिंदुस्तान की जमहूरियत से खुश नहीं है। लेकिन आप बाहर निकले हैं, आपने जिस उमर अब्दुल्ला को वोट डाला है वो मरकज में वजीर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहे हैं, और अब उसी पार्लियामेंट का हिस्सा होने जा रहे हैं जिस पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो, वो चुनकर मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। आपने महबूबा मुफ्ती को वोट डाला, वो जम्मू कश्मीर की वजीर आजम रही हैं और वजीर आला रही हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलानन हल्फन ये कहा है कि मैं हिंदुस्तान की शहरी हूं और मैं हिंदुस्तान के आईन में मुकम्मल यकीन और भरोसा रखती हूं। आपने तब वोट डाला है जब आपके पास 370 नहीं है, आपने तब वोट डाला है जब आपके 370 को कमजोर करके आपको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो आपने जब वोटों में शिरकत की, आपने जब जमहूरियत के लिए वोट डाला, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी दुनिया को ऐलानन ये बता दिया, हल्फन ये बता दिया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ हुआ आप उससे खुश नहीं, आप नाराज हैं, लेकिन आप एक जमहूरियत का हिस्सा हैं। आपने जो वोट डाला है, मियां अल्ताफ बनेंगे तो आपके एमपी, उमर अब्दुल्ला बनेंगे तो आपके एमपी, अगर आगा सईद रूहुल्लाह बनते हैं तो आपके एमपी, महबूबा बनती हैं तो वो आपके एमपी, हनीफा जान बनती हैं तो वो आपके एमपी। इसके आगे उनका कोई स्टेटस नहीं। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जब 370 के ऊपर मोहर लगा चुका तो हिंदुस्तान की किसी पार्लियामेंट में कोई ताकत या सख्त नहीं है कि आपको 370 वापस लौटा के दे दे। वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, 371 भी नहीं मिलने वाला। जो आपके पास है बस यही है, आपको एट द मैक्सिमम दोबारा से वापस स्टेट मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब मरकज को इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हालात इतने बेहतर हैं कि इन्हें वापस स्टेट का दर्जा देना जरूरी है। तो जमरूद भाई, आप तबसरे के लिए कुछ भी लिखें, आप कहानी को किसी भी तरीके से पढ़ाएं या किसी भी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत ये कहती है आप नाराज हैं तो वोट डालिए, आप गुस्से में हैं तो आप वोट डालिए, आप हमारी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं तो वोट डालिए, आप हमारे निजाम से खुश नहीं हैं तो आप वोट डालिए, क्योंकि आप तो निजाम को बदलने के लिए ही वोट डालते हैं ना। और एक बार और समझिए, 4 एमपी मेजॉरिटी नहीं होती। अगर ये वोट नाराजगी का होता, ये 370 के खिलाफ होता, ये फला होता, ये धमकाना होता, तो फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद 6 अगस्त 2019 को इस्तीफा दिया होता लोकसभा से, और इस वक्त कश्मीर में बैठे होते और कहते हैं कि जनाब हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन जमरूद साहब, हकीकत ये है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सुहेल साहब भी जानते हैं, मुफ्तार साहब भी जानते हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का हिस्सा हैं, और इस जमहूरियत ने हमें इस बात पर कन्विंस कर दिया, पलहालन में कन्विंस कर दिया, पट्टन में कन्विंस कर दिया, टंगमार्ग में कन्विंस कर दिया, त्रेगाम में कन्विंस कर दिया, कुपवाड़ा में कन्विंस कर दिया, अनंतनाग में कन्विंस कर दिया जमहूरियत ने हमें कि भाई बंदूक से नहीं, पत्थर से नहीं, बटन दबाने से तुम अपनी नाराजगी का आप इजहार करो। तो इंजीनियर रशीद जीते, उमर अब्दुल्ला जीते, सज्जाद गनी लोन जीते, महबूबा जीते, कोई भी जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 एमपी चुनने हैं जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा और कोई बड़ी चीज होने वाली नहीं। तो ये जमहूरियत की, और खास तौर पर हिंदुस्तान की जमहूरियत की 5 अगस्त 2019 के बाद ही जीते। और एक और बात सुनिएगा, 5 अगस्त 2019 जब हुआ तो सबने ये कहा, मेन सेपरेटिस्टों के लिए नहीं, उन्होंने कहा मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरों के लिए लेख लिखे हैं उन्हीं सहाफियों ने, जो सहाफी आज कह रहे हैं कि गुस्से का वोट है, उन्होंने लेख लिखे, कहा मेन स्ट्रीम खत्म हो गई, अब मेन स्ट्रीम को लोग घरों से बाहर निकलने नहीं देंगे, निकले तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं, बाहर आए तो लोग पीट देंगे, बाहर आए तो लोग यूं करेंगे, बाहर आए तो लोग तू करेंगे। ये सारी कहानियां मैंने 3 साल ये लेख न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में पढ़े हैं, कारवा में पढ़े हैं, फ्रंटलाइन में पढ़े हैं। हजरत, हुआ क्या? 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला बड़ा इलेक्शन लोकसभा का, लाल चौक जहां पर आप सेपरेटिस्टों के झंडे देखा करते थे, वहां पीडीपी का झंडा था जी। और मैंने इतना ही नहीं, त्रेगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को लेकर मैंने नौजवानों को घूमते हुए देखा बाइकों के ऊपर। मैंने पलहालन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे के साथ नौजवान देखे।
जी जमरूद साहब, वही सियासतदान जिनके लिए मरकज को ये खतरा था कि बिना सिक्योरिटी के, ये कम सिक्योरिटी के अगर इनको घुमाएंगे, लोग कह रहे थे कि लोग इनको क्या कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, आज उनकी सिक्योरिटी भी कम है। आज वो गुप्तार के पे भी नहीं रह रहे कई सारे, आज वो अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। तो जमरूद साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि वो बड़े आराम के साथ पूरा उनका कैंपेन हुआ, कोई उनके ऊपर दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ, लोगों ने पीटा नहीं, मारा नहीं, उल्टा लोग अब ये कह रहे हैं हमको बचाएगा तो उमर अब्दुल्ला, हमको बचाएगा तो महबूबा मुफ्ती, हमारा को भला करेगा तो इंजीनियर रशीद, हमारे लिए कुछ अच्छाई करेगा तो अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोग। सो द मेनस्ट्रीम इन कश्मीर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन्ड आफ्टर 5 अगस्त 2019 in these लोकसभा इलेक्शन। दिस इज माय व्यू। गुफ्तार साहब, ये जो जुनैद साहब ने बताया, 370 के बाद कश्मीर का पहला सबसे बड़ा इलेक्शन और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना, वोट करना, ये डेमोक्रेसी के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लिए खुशाइन नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है कि बड़ी तादाद में लोग निकलकर बाहर इलेक्शन में शिरकत कर रहे हैं। जीते कोई भी, चाहे मियां अल्ताफ जीते या महबूबा मुफ्ती जीते, जीत तो हिंदुस्तानी ही रहा है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का ही हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन 370 के बाद जिस नाराजगी का कहा जाता था, जैसे जुनैद हाशमी साहब ने कहा जाता था कि ये घर से बाहर निकलेंगे लोग इनको पीटेंगे, लोग तो सर आंखों पर बिठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, 89 से पहले भी अगर आप देखेंगे तो हालात बड़े ठीक ठाक थे, खुशगवार थे, और वो परसेंटेज भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छी थी। उसके बाद 87 हुआ, 89 हुआ, फिर 96 हुआ, फिर हालात पूरी तरीके से बदले। फिर 2014 के असेंबली इलेक्शन हुए, हमने उस वक्त भी देखा अच्छी खासी पार्टिसिपेशन हुई, मास पार्टिसिपेशन हुई। इसमें मैं एक बार जरूर कहूंगा कि हालांकि इस वक्त कश्मीर में हालात जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और अच्छी बात यह है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अच्छी बात है। पहले जो डिग्री 6 साल में होती थी, आज वो डिग्री अपने मुकम्मल टाइम में 4 साल में हो रही है, 3 साल में हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। हर इंसान चाहता है कि अमन हो, शांति हो, पीस हो। और जहां तक आपने कहा कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने की चीजें यहाँ पर हुई हैं, कोई शक की बात नहीं। आप मेरे ट्वीट्स देखोगे, इन्हीं कश्मीरी नौजवानों ने, जिन कश्मीरी नौजवानों के हाथ में पत्थर थे, आज उन्होंने वोट डाला है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये अच्छी बात भी है। एट द एंड ऑफ द डे वही चीज जो जुनैद साहब ने कहा कि इन लोगों ने पहले भी तो आईने हिंद की ही कसम खाई थी, कोई नई चीज तो यहाँ पर हुई नहीं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जरूर और इसमें ऐड करूंगा, जब यहाँ पर 5 अगस्त 2019 से पहले यहाँ पर जो हालात बने थे, जब पंचायत इलेक्शन हुए थे, या उसके बाद पंचायत इलेक्शन के साथ म्युनिसिपल के इलेक्शन हुए थे, तो हमने ऐसे लोगों को भी जीतते देखा जिनके सिर्फ घर के 4 वोट पोल हुए और वो मेयर भी बन गए, 4 वोट पोल हुए तो वो सरपंच भी बन गए, और उसके बाद बीडीसी भी बन गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि इस बार भी बीजेपी ने अपनी पूरी जो है वो कोशिश की थी, दमखम लगाया था, चाहे वो राजौरी पुंछ की सीट हो, चाहे वो बारामूला की सीट हो, चाहे श्रीनगर की सीट हो। तो आपने दमखम लगाना चाहिए ना, इसीलिए तो जीत रहे। जुनैद साहब यही कह रहे हैं ना कि कैंडिडेट्स तो बीजेपी को अपने नहीं मिले इतने बड़े दावे करने के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि हम अपने प्रॉक्सीज यहाँ पर जो है वो खड़ा करेंगे। तो वो इस वक्त देखें, ये कश्मीरी कौम ना है बड़ी, बहुत ही संजीदा कौम है, इनको पता है कब किस टाइम क्या करना है। हालांकि वो जो पंचायत का इलेक्शन था, या बीडीसी का इलेक्शन हुआ, या म्युनिसिपल का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त ये सियासी जमातों की गलती थी। वोटिंग उस वक्त भी होनी थी अगर ये सियासी जमातें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनके ही वर्कर ग्राउंड पे जो है वो काम करते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या कोई और हो। तो उस वक्त भी इन्होंने गलती की, इन लोगों के ये बहकावे में आए और इन्होंने जो है वो बाइकाट कर दिया। बाइकाट का ये नुकसान हुआ, जैसे सोहेल साहब ने कहा कि बीजेपी के दफ्तर हर जगह खुल गए, खुलने भी चाहिए जनाब, डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें भी पता है कि ग्राउंड पे कितनी मजबूत थी बीजेपी। अगर यही वजह रही कि उनको तीनों सीट पर कोई कैंडिडेट तक नहीं मिला, तो उस वक्त भी इनसे यही गलती हुई कि इन्होंने सियासी जमात के बहकावे में आकर जो है वो बाइकाट कर दिया और उनका नुकसान भुगतना पड़ा। तो इस बार इन लोगों ने ये फैसला किया कि जनाब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, ये ना हो फिर से वही प्रॉक्सीज जीते और वही जाके दिल्ली में बैठ जाएं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा जमूद साहब, थोड़ा सा मैं गुफ्तार को करेक्ट करना चाहूंगा। 1953 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेट
मुल्क का वजीर आजम था और एक थानेदार ने जम्मू कश्मीर के वजीर आजम को गिरफ्तार किया और वजीर आजम की पार्टी जो है एक दूसरी पार्टी बन गई। फिर वजीर आजम वजीर आला में तब्दील हुए 1975 में और एक पार्टी से एक पूरी पार्टी जम कर दी गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवाइव हो गई। जमरूद साहब, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है कि उन्होंने किसी जगह से कैंडिडेट खड़े नहीं किए, यूं नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। बीजेपी जुनैद साहब कर दिए उन्होंने, खड़े कैंडिडेट तो खड़े किए, कौन कहता कि नहीं खड़े किए? ना मैं मेरी सुन लेना, बीजेपी अगर चाहती तो कांग्रेस के रास्ते पे चलती, अपना कैंडिडेट भी खड़ा करती और फिर वो सारे हरबे अपनाती जो हरबे कांग्रेस ने अलग अलग वक्तों में अपने कैंडिडेटों को जितवाने के लिए अपनाए। 87 याद कराने की जरूरत नहीं है, 73 याद कराने की जरूरत नहीं है, 57 याद कराने की जरूरत नहीं है। यानी मरकज में जो भी बरसर इक्तदार आया उसका दिल अगर करेगा ना जी, तो लाल चौक से भी क्या कहते हैं मरकजी जमात का कैंडिडेट इलेक्शन जीत सकता है। गुफ्तार भाई को याद होगा कितने डीडीसी बीजेपी के श्रीनगर से जीते, कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों और म्युनिसिपल कमिटियों और म्युनिसिपल काउंसिलों में बीजेपी ने के मेंबर जीते। वादी कश्मीर में बीजेपी और बीजेपी का डीडीसी श्रीनगर, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बनी, उसका मेंबर, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट, म्युनिसिपल कमेटियों के चेयरमैन, वो बने कहां से? तो इसलिए यूं न कहें कि बीजेपी ने प्रॉक्सियों के जरिए वहां पर इलेक्शन लड़ा। बीजेपी चाहती तो कांग्रेस के रास्ते पर चलकर अपना कैंडिडेट खड़ा करके उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके, जैसे जिन तरीकों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, इलेक्शन जीत सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं सबसे बड़ी कामयाबी मरकजी सरकार की ये है कि ये वो इंतखाबात हुए हैं जिन इंतखाबात पर न गुफ्तार ये कह रहा है कि चोरी हुई, न नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है चोरी हुई, न पीडीपी ने वावेला किया चोरी का। महबूब मुफ्ती ने जरूर अनंतनाग में एक दिन कहा कि नहीं जी यहाँ पे इलेक्शन ठीक नहीं हुए, लेकिन अगले दिन उसको रिपीट नहीं किया अपने इल्जाम को कि यहाँ चोरी हुई है। ठीक है, तो इससे बड़ी कामयाबी वादी कश्मीर में और क्या होगी कि जनाब आपने इंतखाबात करे और आपको चोर कोई नहीं कह रहा। जी बिल्कुल नहीं, इसमें तो इसमें मानने की बात है और हम इसमें कोई शक की बात नहीं कि कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। हालांकि कुछ जो है कहीं जगह परेशानियां भी हुई हैं, लेकिन इवन देन अगर हम मास लेवल पर देखेंगे, मेरी भी बात होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बात होती है, वर्कर से बात हुई, तो हर इंसान ये परेशान था क्योंकि वो कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर शायद लोकसभा के इलेक्शन में कुछ चीजें अलग होंगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। और ये अच्छी बात है जनाब। एट द एंड ऑफ द डे हम सब यहाँ पर डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर बीजेपी कांग्रेस के उस रास्ते पर नहीं चली जो आपने 1953 गिनाया या 87 गिनाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे मुझे लगता है कि मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आज अगर कश्मीर के लोगों ने, खासकर कश्मीर के नौजवानों ने, देखो बारामूला की सीट पर 2019 के इलेक्शन में 4-4.5 लाख वोट पोल हुआ, इस बार 10 लाख हुआ है। और ये वोटर्स वो हैं जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। तो मैं तो ये जरूर कहूंगा कि देश के होम मिनिस्टर साहब को वो लोग, वो नौजवान जो इस वक्त हजारों की तादाद में और नौजवान पुरानी जमातों की आड़ों की वजह से, साजिशों की वजह से जेलों में है, मुझे तो ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को, देश के होम मिनिस्टर साहब को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इन कश्मीरी नौजवानों के बारे में सोचना चाहिए। इनको जो है वो जैसे पीडीडी वाले एमनेस्टी एक बार देते थे ना, तो मैं जरूर से राहत। वैसे गुफ्तार साहब एक बात बताएंगे मुझे आप, वादी कश्मीर में नौजवानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो नौजवान जिनके अब्बा, जिनके मामा, जिनके चाचा, जिनके ताया कहीं किसी वक्त किसी जमाने में बंदूक बरदार थे या उन्हें बंदूक उठाई थी और बाद में मारे गए, उन बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही। गुफ्तार साहब, आपने ये जो खैरख्वाह हैं और जो अब जन्नत भी लेके जाएंगे, इनसे पूछा आपने कि जनाब आपने अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन नौजवानों के बारे में अपनी पॉलिटिकल रैली में कोई बात तक नहीं की? देखें जुनैद साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज भी अगर कश्मीरी नौजवान हो या गुजर बकरवाल नौजवान हो या पहाड़ी नौजवान हो या जम्मू का डोगरा हो, अगर ये नौजवान बाहर निकल रहा है, इलेक्शंस में हिस्सा ले रहा है और वोट डाल रहा है, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे नौजवानों को भी जो है वो चीजें सोचनी चाहिए। अगर आज भी हम इन्हीं चीजों पर अपनी, मैं हर वक्त कहता हूं कि अपनी कम्युनिटी की बात करना गलत नहीं है, अपने रीजन की बात करना गलत नहीं है,
लेकिन मैं ये भी साथ में जरूर कहता हूं कि व्हेन इट कम टू पॉलिटिक्स, जब ये इलेक्शंस को लेकर चीजें आती हैं, तो उस वक्त जी। हमें जरूर सोचना चाहिए कि हु विल बी गुड फॉर अस, कौन हमारी बात करेगा, कौन हमारी डेवलपमेंट करेगा। खैर, इन चीजों पर फिर से वो बात नहीं हुई जी। जो बात होनी चाहिए थी। आज भी वही आर्टिकल 370 की बात की गई, और मैं कहता हूं बड़े दावे के साथ कि आर्टिकल 370 दुनिया की कोई ताकत अब जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकती। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आर्टिकल 370 के नाम पर कोई वोट मांगे, तो मैं तो जी। समझता हूं उसको सीधा सीधा बाइकाट करना चाहिए और उसको ठीक सीधा गुप्ता सीधा जो साहब, है वो रिजेक्ट कर देना देखें, चाहिए। 370 और 35 से एक माजी हो चुका, और अब हम हाल में हैं, और हाल ये है कि 55 से 60% कश्मीरी घरों से बाहर निकला है, वोट किए हैं। ये सरकार की बड़ी कामयाबी है। वोट किसी भी जमात को करें, बीजेपी को नहीं किया तो एनसी को किया, एनसी को नहीं किया तो पीडीपी को किया, अपनी पार्टी को किया, सज्जाद गनी लोन को किया, लेकिन बहरहाल वोट के लिए लोग बाहर निकले हैं। ये खुशाइंद है, और जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के मैं हवाले से। इसमें एक बात ऐड कर दूं, अगर आप इजाजत दें तो। जमूर साहब, एक बात ऐड कर दूं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जमूर साहब, ये पहली इलेक्शन है जिसमें दिख रहा है कि जो कैंडिडेट है उसकी कंपेनिंग में उसका जूते फट गए, उसका 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 हाल खराब हो गया। ये पता चला कि इलेक्शन लड़ते कैसे हैं और लोगों से वोट लेते कैसे हैं। ये पॉलिटिशियनों की इलेक्शन थी और लोग डिसाइड कर रहे थे। मैंने 30-35 सालों में देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता था इलेक्शन है क्या, इलेक्शन का तरीकाकार क्या है, और घर के 10 लोग वोट डाल के पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे। अब ये जो जीत के जाएंगे, जिस जमात से जाएंगे, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र की तरफ, पता चलेगा कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और वीआईपी प्रोटोकॉल किसी तरह एंजॉय किया जाता है। तो this is the difference of this election and the previous elections. I have been in active since 1985-86 and watching all the elections and all the scenario of Jammu and Kashmir. जब तक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आए करेंगे, आप दर्शाएंगे, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। ये इस इलेक्शन ने एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया जम्मू कश्मीर के कि आप लोगों के नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में जाएंगे। अकबर लोन की तरह सोए नहीं रहेंगे 5 साल, तो बीच में कभी पता चला वो तो चले गए, गुजर गए, फिर उनका ही प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ मैंने भी सुना, ट्वीट कर देते। ट्वीटिंग वाला काम नहीं होगा विदाउट वेरिफिकेशन और विदाउट लोगों के मसाइल को हल करने में। जब चाहिए पंचायत इलेक्शन करवाई, नहीं चाहिए तो नहीं करवाई, चाहिए तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन करवाई, नहीं चाहिए तो नहीं करवाई। और ये सब चीजें जो है अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाती हैं। और मैं सलाम करता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये जो सफर था बड़ा मुश्किल था, बुलेट से बैलेट तक, लेकिन फाइनली बैलेट जो है वो जीत गया और जमहूरियत की जो है जीत हुई है। ये एक चेंज है इस इलेक्शन में। बुलेट से बैलेट तक के सफर में बुलेट की जीत नहीं हुई, बैलेट की हुई है। 5 लोग जो यहां से जाएंगे, उम्मीद है जुनैद हाशमी साहब के स्टेट लाइन पे आप जाकर देख सकते हैं कि कश्मीर के जो 3 एमपी थे उन्होंने कितने सवालात उठाए, और जो सवालात उठाए वो कश्मीरियों के लिए कितने थे। आप स्टेट लाइन पर जाइएगा, आप देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। उम्मीद है कि 5 साल के बाद सैयद जुनैद हाशमी को दोबारा इस तरह की कोई स्टोरी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर करेंगे तो कम से कम हमें ये बताएंगे कि कश्मीर के 3 एमपी जो गए हैं, या जम्मू कश्मीर के जो 5 एमपी हैं, वो जब पार्लियामेंट में पहुंचे हैं तो हमारी और जम्मू कश्मीर की बात की है। सोहेल काजमी साहब, सैयद जुनैद हाशमी साहब, गुफ्तार साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।